चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अपडेट सामने आया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है आम आदमी पार्टी ने। और आपको ये बता दें कि बीजेपी के बागियों को भी इस दौरान टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने अपने खेमे में। बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में बीजेपी के बागी भी शामिल हैं, बीजेपी के कई नेता भी शामिल हैं। बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 2 सूची पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसके बाद अब ये तीसरी लिस्ट भी जारी हुई है और इस तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में कांग्रेस और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनको शामिल किया गया है। 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ गई है। इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनके नामों का भी इस लिस्ट में ऐलान किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक पीएम आवास पर होनी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और ये बैठक पीएम आवास पर होनी है। कई दिग्गज नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होने की भी संभावना है। तो वहीं राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोर्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन पीएम मोदी आज करेंगे और कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंगलवार को पहुंचे। असल में उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने के लिए सेमिकॉन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में एआई और 6G जैसी तकनीकों का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आयोजन में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और वर्कशॉप का भी आयोजन होगा। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर की अब तक की यात्रा को भी दिखाया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कार्यक्रम के मद्देनजर एडवाइजरी भी जारी की है। तो वही दुनिया की उम्मीदों के बीच भारत रूस यूक्रेन के जंग रुकवाने के लिए पहल कर सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल इस हमले पर इस हफ्ते रूस का दौरा कर सकते हैं। डोभाल यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। इससे पहले अजित डोभाल ब्रिक्स एनएसए बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी समकक्ष के अलग से होनी है। पिछले 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, जबकि दूसरा युद्ध मिडल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि जल्द ही इन दोनों के बीच जारी संघर्ष का अंत होने वाला है, क्योंकि हमास इजराइल जंग को खत्म कराने के लिए जहां सुपर पावर अमेरिका आगे आया है, तो वहीं रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल की है। जंगी बारूद और मिसाइलों के शोर में दहशत में जी रही दुनिया के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। लाशों के अंबार का आसन लगाकर बैठे पुतिन, जेलेंस्की, हमास और इजराइल की भी सांसें अब बारूदी वातावरण में घुटने लगी। खून की दरिया बहाकर न पुतिन जीत की दहलीज पर पहुंच पाए और न ही जेलेंस्की जीत का स्वाद चख पाए। ना तो यहूदियों के खून से हमास की प्यास बुझी और न ही नेतन्याहू ही फिलिस्तीन और हमास का नामो निशान मिटा पाए। मतलब साफ, युद्ध का रास्ता समस्या का समाधान नहीं होता। आखिरकार समस्या का हल बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही होता है। विवादों का निपटारा बातचीत के टेबल पर ही होता है। मतभेद और मनभेद टेबल टॉक से ही दूर होते हैं। संपत्तियों का बंटवारा भी संवाद के जरिए ही होता है। दुनिया में इस वक्त 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। एक जंग रूस और यूक्रेन में पिछले 2.5 साल से जारी है, जबकि गाजा में
हमास और इजराइल के बीच पिछले अक्टूबर से लड़ाई जारी है। यूक्रेन के युद्ध में होने वाली मौतों की संख्या का आंकड़ा इतना ज्यादा है कि दोनों देशों के सरकारी आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक रूस के करीब 50,000 सैनिक इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के 31,000 के करीब सैनिकों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही यूक्रेन में हजारों नागरिकों की मौत हुई। वहीं हमास के हमलों में इजराइल के करीब 1200 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग अगवा कर लिए गए, जबकि इजरायली हमले में अब तक गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन दोनों जगहों पर जारी जंग से दुनिया की इकोनॉमी को भारी चोट पहुंची। ईरान और हिजबुल्लाह ने गाजा की जंग में कूदकर पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही फैलने का खतरा पैदा कर दिया है। ईरान के करीबी हूती समूह ने यमन की खाड़ी और लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला करके एक बार को पूरी दुनिया को चौंका दिया। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। लेकिन अब दुनिया को इस बारूदी वातावरण से छुटकारा मिल सकती है, क्योंकि शांति समाधान की खोज में निकले पीएम मोदी की पहल रंग लाने वाली है। मोदी पहले रूस जाकर पुतिन से भी शांति की गुजारिश कराए, उसके बाद यूक्रेन जाकर जेलेंस्की को भी युद्ध विराम और शांति के मायने समझा चुके। दोनों नेताओं के दिमाग में पीएम मोदी की बातें आ भी गई हैं, जिसका सबूत पुतिन पहले ही ये कहकर दे चुके हैं कि भारत को शांति के लिए पहल करनी चाहिए, मध्यस्थता की पहल करनी चाहिए। और अब भारत आकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मोदी की पहल को मुहर लगाने वाले हैं। तो क्या युगों युगांतर से शांति की सरजमी रही बुद्ध की धरती हिंदुस्तान से ही जेलेंस्की युद्ध विराम का उद्घोष करने वाले हैं? क्या भारत से जेलेंस्की कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? बहरहाल पूरी दुनिया इसी आस में है, क्योंकि अब शांति की शर्तों पर बात करने के लिए एनएस अजीत डोभाल रूस के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस बारे में पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की है। वहीं इजराइल को गाजा में अपना सैनिक अभियान रोकने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए हाल ही में कतर में हमास और इजराइल के साथ कई मध्यस्थों में भी हिस्सा लिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई बार मिडिल ईस्ट जा चुके हैं। कतर में हुई बातचीत के विफल होने के बाद भी अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही गाजा में सीज फायर कायम हो जाएगा। इसके साथ ही जंग से तबाह गाजा में विस्थापित लाखों लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश भी तेज हो जाएगी। मतलब दुनिया को जंग के मुंह से निकलने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।